वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 8 तारीख और 8 अक्टूबर से जुड़ी जितनी भी करंट अफेयर में है मैं लाया हूं। और हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से और टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं पहले नंबर पर। एक हालिया अध्ययन में पता चला है कि ब्लू वॉकर 3 टेस्ट सैटेलाइट कैनिन माइनर और एरिडानस के 89 तारामंडलों में सबसे चमकीले सितारों जितना चमकीला है। मतलब कि बहुत ज़्यादा वो चमकीला है। मतलब 89 जो होता है ना, 89 तारामंडलों में सबसे ज़्यादा चमकीला है। ठीक है, ब्लू वॉकर 3 टेस्ट सैटेलाइट जब अपने एंटीना को खोल रहा था तब सूर्य की प्रकाश प्रतिबिंबित होने के कारण यह रात के आकाश में सबसे चमकदार वस्तुओं में से एक बन गया है। ठीक है, ये बोला गया है या ये प्रीलिम्स में आ सकता है ब्लू वॉकर के संबंध में। ठीक है, तो ब्लू वॉकर 3 को अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल का एक टेस्ट सैटेलाइट है जिसे 10 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। आकार 693 स्क्वायर फीट है। ठीक है, यह अंतरिक्ष से बिजली उत्पन्न करने और सेलुलर ब्रॉडबैंड को सीधे मोबाइल फ़ोन तक पहुंचाने के लिए अपने बड़े एंटीना का उपयोग करता है। ठीक है, किसका उपयोग करता है? अपने एंटीना का उपयोग करता है ब्रॉडबैंड को सीधे मोबाइल फ़ोन तक पहुंचाने के लिए, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क के रूप में, उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, एंटीना का उपयोग करने के लिए। आते हैं दूसरे नंबर पर। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 600 मिलियन के भारत जापान फंड का अनावरण करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के साथ सहयोग किया है। ठीक है, राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष के बारे में यह एक निवेश स्वामित्व वाला फंड मैनेजर है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, अगर नहीं जानेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। यूपीएससी पूरा डिटेल और यूपीपीएससी पूरा डिटेल के बारे में डिटेल पूछता है, उसमें से कोई 2-3 टॉपिक ला देगा, उसमें से चयन करना होता है। तो आप ये समझ सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। यह एक निवेश स्वामित्व वाला फंड मैनेजर है जो प्रमुख वैश्विक और घरेलू संस्थागत निवेशकों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा संचालित है। यह भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड है जिसे वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था। ठीक है, यह ग्रीनफील्ड, नए ब्राउनफील्ड, मौजूदा और रुकी हुई परियोजनाओं में निवेश करके बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण को बढ़ाने वाली एक संस्था है। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछेगा ही पूछेगा, या तो मेंस में पूछे या प्रीलिम्स में पूछे, पर पूछेगा। जितना मेरा अनुमान है, जितना मैंने पेपर दिया और एक्सपीरियंस है मेरा, तो मुझे लगता है कि पूछ सकता है। ठीक है, तो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का गठन को 7 वर्ष पूरा हो गए। कितने वर्ष हो गए? 7 वर्ष। ये हो गया IBBI, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। ये एक सांविधिक निकाय है। इसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के IBC के तहत, मतलब कि 2016 IBC दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत 2016 में इसे स्थापित किया गया था। यह दिवाला इंसॉल्वेंसी पेशेवरों, दिवाला पेशेवर और एजेंसियों व संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं पर विनियामक निगरानी रखता है। ठीक है, IBBI का संचालन केंद्र सरकार द्वारा गठित एक शासी बोर्ड करता है। ठीक, IBC कॉरपोरेट कर्जदारों के दिवाला संबंधी मुद्दे का समाधान करने के लिए एक समयबद्ध 330 दिन प्रक्रिया प्रदान करती है। कितने दिन की प्रदान करती है? 330 की एक प्रक्रिया होती है, उसे प्रदान करती है। अब ये अगर मेंस में आ जाए तो उसकी सफलताएं के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो IBC की शुरुआत लेकर अब तक इसके जरिए करीब कितने करोड़ का वसूली हो चुकी है? 3 लाख करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है अब तक। सोच लीजिए, बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, यह वित्तीय वर्ष कॉर्पोरेट दिवाला मामलों के समाधान लगभग 2 गुना होकर 300 होने की उम्मीद थी। कितने होने की? 300 होने की उम्मीद थी। चुनौतियाँ, इसकी क्या क्या चुनौतियाँ, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। बड़ी संख्या में मामले लंबित है। IBC के तहत हर 4 साल में, मतलब हर साल लगभग 5000 नए मामले दर्ज किए जाते हैं। लेन देन आमतौर पर स्वीकृत दावों पर का केवल एक छोटा सा हिस्सा वसूल कर पाते हैं। मतलब जो लेन देन आमतौर पर होते हैं उसका जो हिस्सा होता है वो छोटा सा हिस्सा ही वसूल कर पाते हैं। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया CIRP की लगने वाला औसत समय परिचालनात्मक लेनदारों OCS के लिए 635 दिनों और वित्तीय लेनदारों FCS के लिए 643 दिन है। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल लाया जिससे आपको कोई भी कहीं से भी गूगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ रिसर्च कर लाता हूँ, तो एक एक चीज़ को अच्छे से आप लिखिएगा। ठीक है,
मेंस में जरूर उस काम आएगा और प्रीलिम्स में तो आता है ये, अगर करंट अफेयर से जितना भी रिलेट होता है तो। यह निर्धारित अधिकतम 330 दिनों का समय सीमा से अधिक है, मतलब इसका निर्धारित अधिकतम सीमा अधिकतम कितना है, 330 दिनों के समय सीमा से अधिक है। अब तक इसमें कितने बार संशोधन कर दिए गए हैं, IBBI में 80 बार से अधिक संशोधन हो चुके हैं, हर बार संशोधन होता ही रहता है, ठीक है। आते हैं चौथे नंबर पर, पर्यावरण को हानिकारक रसायनों से बचाने के लिए UN का नया फ्रेमवर्क जारी किया गया। ये देखिए एक नया फ्रेमवर्क जारी किया गया, किस पर, तो पर्यावरण के हानिकारक रसायन पदार्थों पर। तो नया फ्रेमवर्क क्या है, तो जर्मनी के बॉन में रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द केमिकल मैनेजमेंट ICCMS का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन में एक वैश्विक फ्रेमवर्क रसायनों पर, वैश्विक फ्रेमवर्क रसायनों और अपशिष्ट से होने वाली हानि से मुक्त एक ग्रह के लिए को अपनाया गया। यह फ्रेमवर्क 28 लक्ष्यों पर आधारित है। उद्देश्य इसका रसायनों और अपशिष्ट के जिम्मेदारीपूर्ण प्रबंधन के सुधार करना है, ठीक है। रसायनों के संबंध में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कौन उसका वैश्विक फ्रेम का उद्देश्य इसका क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर मेंस में आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा और मैंने रिसर्च करके ये सब लाया है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे जितना अच्छे से पढ़ेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा, PCS के लिए भी और UPSC के लिए भी, ठीक। तो रसायनों के संबंध में वैश्विक फ्रेमवर्क के उद्देश्य क्या होते हैं, तो रसायनों के अपशिष्ट अवैध व्यापार एवं तस्करी को रोकथाम करना है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। रसायनों के संबंध में वैश्विक फ्रेमवर्क जो उसका उद्देश्य है क्या क्या है और उसकी कमियां क्या क्या है, उसकी चुनौतियां क्या क्या है, तो ये लिखना जरूरी होता है। 250 शब्दों में लिखना होता है या 150 शब्दों में, तो कीवर्ड में लिखा जाता है, आप जानते ही होंगे। वर्ष 2035 तक कृषि के प्रयुक्त होने वाले अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग को चरणबद्ध तरीकों को समाप्त करना है, ठीक। और इसका देख लेते हैं 2030 तक रासायनिक प्रदूषण को कम करने का बढ़ावा देना है और ICCM 5 में इस ग्लोबल फ्रेमवर्क को अतिरिक्त बॉन घोषणा पत्र को भी अपनाया गया है। ये याद रख लीजिएगा, ये अगर दे दे ICCMS तो कितने लोग को फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो इसके बारे में हम ऊपर मैंने बता ही दिया आपको। तो इससे संबंध में अगर आ गया तो जरूर इसके बारे में लिखिएगा, ठीक। इसके प्रभाव क्या क्या होंगे, तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण, जैव विविधता का नुकसान और मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होगी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। खतरनाक रसायनों से निपटने के लिए कितने कन्वेंशन जारी किए गए हैं, तो एक बेसल कन्वेंशन है, इसे आप जानते ही होंगे, इसलिए मैंने नोट लाया कि जिससे आपको अच्छे से विधिवत समझ में आ सके, ठीक है। तो बेसल कन्वेंशन 1989 ये खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पर आवाजाही नियंत्रण और उनके निपटान से संबंधित होता है, ठीक। और रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में आप जानते होंगे 1998, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया को स्थापित करता है। PM मोदी तेलंगाना के मुलुंग जिले में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसका नाम जनजातीय देवी समक्का और सरका नाम रखा जाएगा। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन समक्का और सरक्का के बारे में अगर आ जाए प्रीलिम्स में तो समझ में आएगा नहीं यहाँ पर कि ये आखिर है क्या। तो ये देख लीजिएगा, तेलंगाना के मुलुंग जिले में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं PM मोदी। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये है कौन, जनजातीय देवी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए समक्का और सरक्का, और इनको जो सरक्का है इसको सरलमा भी कहा जाता है। तो प्रीलिम्स में अगर ऐसे आ जाए तो ये आप अगर पढ़े रहेंगे तो जाने रहेंगे। ये माता और पुत्री का एक जोड़ी है, ठीक है। उन्होंने 12वीं शताब्दी में तत्कालीन काकतीय जो शासकी थे उसके काकतीय शासकों द्वारा सूखे के बावजूद जो जनजातीय लोगों पर कर लगाने के खिलाफ संघर्ष किया था उन्होंने, ठीक है। और थोड़ा और जान लेते हैं इनके बारे में। समक्का और सरक्का यात्रा एक निकलता है, यात्रा बोलते हैं ना, जैसे उड़ीसा का पुरी में निकलता है जगन्नाथ यात्रा, समझ रहे हैं आप। उसी तरह यह समक्का सरक्का देश का सबसे बड़ा जनजातीय धार्मिक समागम है। यह प्रत्येक 2 साल में तेलंगाना में आयोजित होता है। कहाँ होता है? तेलंगाना में। यह यात्रा तेलंगाना का राजकीय महोत्सव है, याद रखिएगा क्या है, राजकीय महोत्सव है, ठीक है। आते हैं 6वें नंबर पर। हाल ही में कैरिबियन क्षेत्र में अत्यधिक संकट मतलब क्रिटिकल एंडेंजर्ड में क्या है, स्टेंग हॉर्न कोरल प्रवाल का एक जीनोम वाइड सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है। सर्वेक्षण में कम से कम कोरल की वाइड ब्रेड रोग, क्या ये देखिए, ये अगर पूछ दे प्रीलिम्स से वाइड ब्रेड रोग किससे लड़ने की क्षमता है और किससे संबंधित है, तो आप ये नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको पता नहीं होगा। वाइड ब्रेड रोग से लड़ने की क्षमता वाले 10 जीनोमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, ठीक है। जो 10 क्षेत्र उसको पहचान की गई है। स्ट्रिंग हॉर्न कोरल कैरेबियन क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रवालों में से एक है और
एल्क हार्न कोरल और स्टार कोरल के साथ इसके पिछले 5000 वर्षों में कैरेबियन प्रवाल भित्तियाँ, मतलब जो कैरेबियन प्रवाल भित्तियों का निर्माण किया गया है। स्टेग हॉर्न, ये देखिए स्टेग हॉर्न कोरल, याद रखिएगा, उथले पानी में घने समूह बना सकते हैं, मतलब उथले पानी होते हैं उसमें एक घना समूह बनाते हैं। इसे थिकेटस भी कहते हैं, मतलब थिकेटस 2-3 और टॉपिक आ जाए, 2-3 और उसका पैराग्राफ आ जाए, बोल जाए किससे संबंधित है, इसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं, तो आप जाने रहेंगे तो आपको मालूम होगा। तो आयुसीन स्टेटस के इसका क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। यह इन प्रवालों की कोशिकाओं के अंदर रहने वाले प्रकाश संश्लेषण शैवालों का भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आते हैं 7वां। ये देखिए कैंसर सेल का अध्ययन किया गया है। ठीक है, फेफड़ों में पाए जाने वाले वृद्ध हो रहे मैक्रोफेज से ट्यूमर के विकास को बढ़ावा मिला है। मैक्रोफेज है ना, उससे क्या मिल रहा है, ट्यूमर को बढ़ावा मिल रहा है। एक कैंसर सेल अध्ययन किया गया है। वृद्ध होती कोशिकाएं, जो वृद्ध हो रही है कोशिका, नष्ट नहीं होती, या आमतौर पर शरीर में समाप्त भी नहीं होती, मतलब ये समाप्त भी नहीं होती शरीर में बनी रहकर उत्तकों का निर्माण कर सकती है। जो उसके उत्तक होती है उसका निर्माण करती है। इन्हें ज़ॉम्बी कोशिकाएं भी कहा जाता है। मैक्रोफेज एक प्रकार का श्वेत रक्त होता है। मैक्रोफेज एक प्रकार का श्वेत रक्त होता है, कोशिकाएं होती है जो संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा के लिए सुरक्षा की पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। देखिए ये श्वेत रक्त क्या होता है, जैसे हम लोग का कटता है ना, तुरंत वहाँ पर खून बहने लगता है, तो उसको रोकने के लिए एक श्वेत रक्त आता है, मतलब देखेंगे कटेगा तो उससे सफ़ेद सफ़ेद कुछ आता है, तो वो रोकने के लिए होता है, उसे श्वेत रक्त कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार क्या होता है, मैक्रोफेज ये एक प्रकार का श्वेत रक्त होता है, कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया, ठीक, आपको समझ में आया होगा आई होप। 8वां है, हाल ही में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना 98वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा, 98वां। एमएनएस सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित केवल महिलाओं के सदस्यों वाली सेवाओं में से एक है। एमएनएस का गठन 1888 स्थापित भारतीय सेना नर्सिंग सेवा से हुआ था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 को भारतीय सेना में स्थायी नर्सिंग सेवा का गठन किया गया। ठीक, तो आज का करंट अफेयर ख़त्म हो गया, मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा होगा करंट अफेयर के बारे में, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो, नहीं लगा होगा तो मैं आपसे कोई आपको आइए तो आपके ऊपर है, आप लाइक करिएगा या सब्सक्राइब कीजिएगा, बस देख लीजिए आपको क्या करना है, बस लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे।